ठीक है, दिख अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना? नहीं। अब दिख रहा है? जी। ठीक है, चलिए अब बताइए जो क्वेश्चन दिया हमने। आ गया भाई। ये ये क्वेश्चन है, दिख रहा है क्वेश्चन आपको? जी दिख रहा है। इसमें इसमें कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे? चार। चार। और इसमें इसमें आई वो जो होमोजेनियस है उसको नहीं लेना था ना। आप बताइए। होमोजाइगस है। हमने क्या तो बोला था? 8। 8 बनेगा। क्यों 8 बनेगा? जी, क्योंकि वो इसमें हेट्रोजाइगस को ही लेना इसमें है तो इसमें इसमें मतलब हेट्रोजाइगस। हाँ, इसमें इसमें 64। क्लास जी। बताओ कितने कितने बनेंगे गैमेट्स। अलीका तो बता दी, तुम आप हाँ, बताइए। हाँ, हम वीडियो ऑन करके दिखा देते हैं, वीडियो ऑन करके। वीडियो ऑन नहीं होगा, बताइए। पहला वाला इसमें अच्छा कितने? ठीक है। आप पहले वाले में 4 बनेगा। हाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें कितना कैपिटल वाई बनेगा? स्मॉल इसमें वाई। कितना बनेगा? नंबर पूछ रहा हूँ मैं। 7। 7 हाँ? बनेगा उसमें। कितना? 7। 7। इसमें 7 बनेगा। और इसमें जी। इसमें 15। 15। अलीका का आया है 4। कितना बेटा दूसरा वाले में? 8 है ना? 8। और हाँ, दूसरा अब तीसरा वो वाले में वाला मेथड से बनाई 2 and 1। और तीसरा वाले में 64। तुम्हारा 7 क्यों बना बेटा? फॉर्मूला बताया था हमने। आप डिफरेंट गैमेट्स पूछ रहे हैं। इतने टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनेंगे ही ना, पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, अलग अलग टाइप्स ऑफ गैमेट। हाँ, फॉर्मूला बताया था, 2 to the power n है। n है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स है तो इसमें कितने हेट्रोजाइगोट्स है? एक, दो, इसको नहीं काउंट करेंगे हम क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में है। और ये 3, तो 2 to the power n 8 हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखो, एक, दो, तीन, इसको नहीं काउंट करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, इसको करेंगे 4, इसको नहीं करेंगे, होमोजाइगस है। 5 और 6, 2 to the power 6 64 होगा। होगा। जी। इतने तरह के गैमेट्स बनेंगे। अब देखिए कैसे कैसे बनेंगे इतने तरह के गैमेट्स। 4 गैमेट बनेगा कौन कौन? आर वाई आर आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर वाई, है ना? ये जी। बनेंगे ना? हम्म। इसको बनाने का। ठीक है। दूसरा देख लो, ए बी सी डी टू द पावर एन है। तो देखो, एक बार ए को कांस्टेंट रखो, इस ए को कांस्टेंट रखो, इन दोनों को चेंज करो। एक बार कैपिटल बी, और ये तो वही रहेगा। एक बार स्मॉल डी आएगा, फिर एक बार कैपिटल डी आएगा। ठीक है, ये आएगा। इस जी। तरह का 4 गैमेट्स बनेगा, आप देख लो। एबीसी को कैपिटल को कांस्टेंट रखे, डी को चेंज किए पहले 2 बार में। ठीक है, अब डी तो चेंज हो गया, तो अब फिर दूसरी बार में सी सी तो है ही, सी सी तो चेंज ही नहीं होगा। सी तो वही है। तो उसके तीसरे बार में मतलब बी चेंज किए। है, बी चेंज किए, है ना? और ये गलत है, ये तो नहीं होगा, ये कैपिटल ए नहीं, ये स्मॉल ए होगा। जी। समझे? ये गलत लिख दिया है यहाँ पर मैंने। स्मॉल ए एक लास्ट बार में, इस पहला वाले को चेंज करेंगे, तो चेंज करते करते जी। जाएंगे तो इस तरह से बनेगा हमें। इसी तरह देखो, फिर अच्छा हाँ, ए बी सी डी, इसमें स्मॉल बी है, स्मॉल डी आ रहा है ना, स्मॉल डी भी तो चेंज करेंगे, सही है। गलत नहीं था, ठीक था। और यहाँ पर ए बी सी डी आएगा, इसमें ए बी सी डी ऐसे आएगा, ए बी सी डी ये वाला आएगा। 8 गैमेट्स बनेंगे। उसी तरह ये बनेंगे, इनका कम आपको लिखना पड़ेगा 64 बार। वो मैं नहीं लिखूंगा, तो आप समझ जाइए एक बार। कैपिटल एन, कैपिटल एन, कैपिटल ओ, पी तो हमेशा कंडीशन कांस्टेंट रहेगा, क्यू भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो होमोजाइगस है। फिर एक बार स्मॉल आर, एक बार कैपिटल आर, फिर एक बार स्मॉल टी, कैपिटल टी, फिर एक बार कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 64 कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारा। ठीक है। तो 64 जी। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमको हेट्रोजाइगस काउंट कर लेंगे और फिर हम बना सकते हैं 64 कॉम्बिनेशन। ठीक। जी। जी। हाँ, तो ये तो आप समझ गए थे। हम ये तो हम बीच में ऐसे बताए थे आपको होमोजाइगस के लिए कि कितने, ये कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आगे बाद में, अभी नहीं पूछेगा, आगे जब करिएगा तो।
तो ये आप याद रख सकते हैं, टू इम्पोर्टेंट। लेकिन ये आपको डायहाइब्रिड जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो 9331 आया था, समझ गए आप, है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ गए आप, डायहाइब्रिड क्रॉस समझ गए, जी समझ गए ना। अब मेंडल ने इन दो तरह के क्रॉस से जी अपना लॉ बनाया, जो 3 लॉ दिए उन्होंने, वो इन्हीं इसको स्टडी करके, जी। इनका जो स्टडी किया, जो रेशियो आया उसके हिसाब से उन्होंने अपना लॉ दिया। तो लॉ दिया था, पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ लॉ डोमिनेंस। डोम दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। क्या है? जी। कौन कौन सा है बताओ। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ हाँ सेग्रीगेशन हाँ। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्ट्रोनमेंट। तो पहले लॉ पे चलते हैं, कैसे उन्होंने लॉ को डिड्यूस किया, कैसे लॉ को बताया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, है ना। इन दिस लॉ जी ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय डिस्टिंक्ट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर बोला, जीन नहीं बोला था इन्होंने, बोला कि फैक्टर्स है जो डिस्टिंक्ट यूनिट को कंट्रोल करता है। जैसे कैपिटल टी एक हो गया या स्मॉल टी हो गया, तो कैरेक्टर्स है, फैक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर के फैक्टर्स है जो डिस्टिंक्ट यूनिट को करता है ना। हर कैरेक्टर जो है जी डिस्टिंक्ट यूनिट, दो डिस्टिंक्ट है, मतलब टॉलनेस है, हाइट है प्लांट का, तो दो डिस्टिंक्ट यूनिट है। मतलब ये एक आपको ड्वार्फनेस के लिए, एक टॉलनेस के लिए है। तो दो डिस्टिंक्ट यूनिट जिसको हम लोग ट्रेट बोलते हैं या अलील बोलते हैं, उन्होंने फैक्टर्स बोला, क्या बोला। तो हर कैरेक्टर के लिए दो डिस्टिंक्ट प्रैक्टिस। फैक्टर्स है, विच अकर्स इन पेयर, जो पेयर में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? पेयर में। कहाँ पाए पेयर में। जाते हैं? पेयर में। पेयर्स में। इफ द पेयर्स आर पेयर। हेट्रोजाइगस, वन विल ऑलवेज डोमिनेट, डोमिनेट द अदर, बताया था ना। तो उन्होंने मोनो जी। जी हाइब्रिड क्रॉस लिया, एक कैरेक्टर को एक साथ लिया, फिर पेरेंट को क्रॉस कराया, तो उनको अगले जनरेशन में सिर्फ एक तरह के प्लांट मिल रहे हैं, है ना। तो मतलब अगर एक ही कैरेक्टर रहता, एक पेयर नहीं रहता, एक ही रहता, तो एक ही तरह का हमें मिलता, है ना। लेकिन हमें दो तरह के कैरेक्टर मिल रहे हैं, तो जरूर है कि दो जी तरह का कैरेक्टर का कुछ अलग अलग है फैक्टर, है। अब वो फैक्टर जब एक साथ जा रहे हैं, जा रहे हैं ना एक साथ फैक्टर दोनों, हेलो, जी दोनों जी फैक्टर एक साथ जा रहे हैं, तो वो फैक्टर्स जरूर है पेयर में आ गए। तो जो फैक्टर आपको दिखेगा F1 जनरेशन में, वो फैक्टर क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, और वो डोमिनेंट होगा क्योंकि वही दिख रहा है, होगा ना। जी। हेलो। हाँ तो यही है जी लॉ आगे। ऑफ, पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि एक फैक्टर जो है दूसरे फैक्टर पे को सप्रेस कर देता है। तो जो सप्रेस होता है उसको रिसेसिव बोलते हैं, जो फैक्टर एक्सप्रेस होता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, उनको हम लोग डोमिनेंट। बोलते हैं डोमिनेंट, है ना। तो यही डोमिनेंस। डोमिनेंस है, क्लियर है। जी। जी हाँ। तो अब देखिए क्या है इसका लॉ ऑफ डोमिनेंस को बोलने के लिए, व्हेन पेरेंट्स विथ प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, प्योर है मतलब कैपिटल टी है एक पेरेंट स्मॉल टी है, प्योर पेरेंट है। कंट्रास्टिंग पेयर है, एक टॉल को लिए थे, एक ड्वार्फ को लिए थे, मतलब दोनों का होमोजाइगस कंडीशन, है ना। प्योर कहने का मतलब ये है ना, जी प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स कहने का मतलब यही हो गया कि दो पेरेंट लिए, एक जो है आपको होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक होमोजाइगस रिसेसिव है। वो बोला नहीं जा रहा, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड टुगेदर, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। अगला F1 जनरेशन में पेरेंट क्रॉस किए, पी जनरेशन को जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में आपको एक ही ट्रेट अपीयर हो रहा था ना, जी एक ही ट्रेट नहीं जी। अपीयर हो रहा था, ये वाला। जी। हाँ। तो आपको जी। वो बोला है appear the hybrid offspring will exhibit only the dominant trait in the phenotype। तो जो F1 जनरेशन में अगर हम प्योर पेरेंट कंट्रास्ट कैरेक्टर वाले को क्रॉस कराएंगे, तो सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही दिखेगा F1 जनरेशन में, दिखेगा ना। यही है लॉ ऑफ जी डोमिनेंस, ठीक है। कोई चीज नहीं समझ में आया तो जी। बताइए इसमें। हेलो। जी आ गया समझ में। आ गया। उसी तरह ये तो हम फ्लावर कलर लिए थे, अगर हम फ्लावर आपको फ्लावर कलर ये येलो ग्रीन है, ठीक है, ये सीड कलर है। उसी तरह प्लांट का हाइट, अलग अलग कलर के लिए प्लांट का हाइट आपका डोमिनेंट है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पता चला था। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें पता चला था ये, मेंडल को पता चला मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कि
डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस बनाया उन्होंने। लॉ ऑफ डोमिनेंस किससे दिया? तो किससे दिया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है, दिया ना। जी ये हो गया आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन्स दैट द मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स only one parental character will be expressed in F1 generation and both parental characters will be expressed in F2 generation in the ratio of 3:1। क्लियर है? जी जी इसको समझाने की जरूरत नहीं है, समझ गए उम्मीद है। ये जी जी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब देखते हैं पेरेंटल क्रॉस कराए तो सिर्फ एक कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपियर होता है जो डोमिनेट कैरेक्टर कहलाता है, और F2 जनरेशन में सारे कैरेक्टर 3:1 के फिनोटिपिक रेशियो में होते हैं, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 के में आते हैं, है ना। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। बोलेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस को लिखने के लिए तो आप ये लिख दीजिएगा और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट को फोटो बना दीजिएगा, ठीक है। वो एक कैरेक्टर जी को लेके, वो एक कैरेक्टर को लेके, जरूरी नहीं आप 4-5 कैरेक्टर को लेके बनाइए। एक कैरेक्टर टॉल प्लांट हाइट लेके बनाइए तो आप दिखाइए प्लांट हाइट दिख रहा है, वो दिख रहा है, या फ्लावर कलर लेके जा रहे हैं तो फ्लावर कलर का दिखेगा। तो लेकिन F1 जनरेशन, जी P जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन तीनों दिखाइए, लॉ ऑफ डोमिनेंस वहां से फिर लिख दीजिए। ये आपका हो जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस का। समझ गए? जी जी लिख सकते हैं। जी नहीं ठीक हाँ, तो अब आगे चलें। जी दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या उसी को हम लोग बोलते हैं द प्यूरिटी लॉ ऑफ गैमिट्स। क्या बोलते हैं? द प्यूरिटी प्यूरिटी लॉ ऑफ लॉ ऑफ गैमेट्स। गैमिट्स। जो हम पहला ये नियम बताए थे ना लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये हर कंडीशन में सही नहीं होता है, किसी किसी कंडीशन में ये फेल हो गया बाद में। तो शुरू में उन्होंने स्टडी किया था, बाद उतना नॉलेज था नहीं जीन का, है ना। लेकिन अभी भी इसको सही माना जा सकता है कुछ कुछ कंडीशन में, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में ये आपको फेल हो गया है एक्सप्लेन करने में। लेकिन आप लोगों के लिए अभी वो नहीं पढ़ना है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है। लेकिन ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट्स जो है, हाँ, ये यूनिवर्सल है, ये कभी गलत नहीं है, हमेशा के लिए सही है, ठीक है। क्या सही है? तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, अगर गैमीट बनता है तो ईच जीन सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमीट कैरीज ओनली वन एलील ऑफ द जीन। तो हर जीन का एलील अगले गैमीट बनाने में अलग अलग हो जाता है। बताया था ना आपने 2 to the power n फॉर्मूला के लिए जो बनाया था हमने। तो जो आप देख रहे जी हैं, जी यहाँ देखिए, टॉल प्लांट का लिया था तो टॉल का गैमिट अलग बनने के लिए कैरेक्टर अलग हुआ ना, जीन एलील्स। यहाँ पर देखिए स्मॉल टी कैपिटल टी, तो एक स्मॉल टी भी अलग हुआ, एक कैपिटल टी भी अलग हुआ, हुआ ना, जी जी हुआ। तो यही को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि गैमिट बनता है तो सारे एलील्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। गैमिट जी बनेगा तो सारे एलील्स अलग 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 हो जाएंगे। अलग अलग। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या द प्यूरिटी लॉ ऑफ गैमिट्स। क्या है? ठीक है, प्यूरिटी लॉ ऑफ क्लियर है, समझ में गैमेट्स। आया? जी So जी during the formation of gamete, each gene separate from each other so that each gamete carries only one allele for each gene। हर जीन का एक एलील ही रखेगा। और डायहाइब्रिड में जाइएगा तो हर का अलग अलग रखेगा, लेकिन अपना अपना भी रखेगा, मतलब जीन अलग अलग होगा तो अलग अलग जीन का अलग अलग एलील जाएगा, जाएगा ना। लेकिन जी जी गैमिट बनेगा तो सभी का एक ही एलील रखेगा, एक गैमिट एक ही एलील रखेगा, दो एलील नहीं रखेगा, दो एलील नहीं रखेगा। नहीं रखेगा। तो देखो, जब आपको नहीं रखिए। डिप्लॉयड कंडीशन रहता है प्लांट का तो दो एलील्स होते हैं, है ना। लेकिन हैप्लॉयड कंडीशन है तो एक ही एलील रहेगा ना, जी हाँ, क्योंकि एक ही जी क्रोमोसोम जा रहा है, दो जी सेट क्रोमोसोम जा रहा है तो दोनों पे एक एक एलील्स, तो दो एलील। लेकिन जब गैमिट आपको जब वो बन रहा है, गैमिट बन रहा है तो एक ही क्रोमोसोम जाएगा ना, तो एक क्रोमोसोम पे कितने एलील्स होते हैं? एक क्रोमोसोम पे एक एक एलील होगा, एक होगा ना। जी यही है तो गैमिट पे। आगे देखिए, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन है? फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, है ना। जी ओके, दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट द पेयर ऑफ एलील्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। सेग्रीगेट मतलब अलग होना होता है, जानते हैं ना आप। जी किसी का सेग्रीगेशन होना मतलब अलग होना, अलग हो रहा है तो कौन अलग हो रहा है? तो एलील्स अलग हो रहा है। द पेयर ऑफ एलील्स
सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मेयोसिस सेल डिवीजन। ये किस डिवीजन, सेल डिवाइड करता है ना, सेल जी डिवाइड करता है तो मियोसिस में दो क्रोमोसोम अलग अलग होकर दो गैमेट बनाते हैं, है ना। तो सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग meiosis cell division, है ना, गैमेट फॉर्मेशन, so that only one allele will be present in each gamete। ये मेंडल ने नहीं कहा था, ये आदमी अपने से डिड्यूस किया है, कब, बाद में जब मियोसिस वगैरह जान गए, समझे। मेंडल जी फैक्टर्स के हिसाब से सिर्फ वही बोले थे कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ईच जीन, जीन यहाँ पर बोलते हैं लेकिन वो फैक्टर्स बोल रहे हैं, फैक्टर्स, है ना, उन्होंने फैक्टर बोला था वहां पर। Factors separate from each other so that each gamete carries only one factor वन जीन, each character। वन एलील। हर कैरेक्टर का एक फैक्टर होता है, दो फैक्टर होता था, ठीक। जी तो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोथ द एलील्स आर एक्सप्रेस्ड इन F2 जनरेशन। क्यों, क्योंकि उन्होंने F2 जनरेशन में सारे फैक्टर्स एक्सप्रेस हुए थे, हाँ, विदाउट एनी ब्लेंडिंग, किसी मिक्सअप के, कोई मिक्सअप नहीं हुआ कि थोड़ा सा इसका पोर्शन चला जाए उसका पोर्शन चला जाए। ब्लेंडिंग मतलब होता है मिक्सअप, ठीक है। ब्लेंड करना मतलब ऐसे मिक्स हो जाना, इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ब्लेंडिंग जैसे दो कलर को मिला दिए, वो ब्लेंड, रेड और येलो, ग्रीन को मिला दिए, येलो बन गया, मान लीजिए ब्लू, तो वो बन जाएगा, ब्लेंडिंग हो गया, है ना। लेकिन ब्लेंड नहीं हो रहा है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है दोनों, है ना। तो thus the law of segregation is based on the fact that the each gamete contain only one allele, है ना। हो गया, जी क्लियर है। जी जी चलिए आगे चलते हैं। तो इन्होंने कहा था गैमेट्स अलग अलग हुए तभी अलग अलग तरह के प्लांट्स मिले, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है 4 बेसिक कंसेप्ट बनाया उन्होंने, जी ठीक है। अ जीन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म ऑफ एन एलील, हर जीन के लिए एक से ज्यादा एलील होता है ना। When gametes are produced by meiosis, the जी allelic pair separate, leaving each gametes with a single allele, होगा ना। Each organism inherits two alleles for each trait, हर ऑर्गेनिज्म में दो एलील्स होंगे, होगा ना। गैमेट में एक जी एलील होगा और जी ऑर्गेनिज्म में दो एलील्स होंगे। अगर दोनों एक जैसा होगा तो क्या कहलाएगा, जी दोनों एलील होमोजाइगस। होमोजाइगस। होमोजाइगस, अलग अलग हो तो हेट्रोजाइगस। तो ये देखिए मेंडल का पहला नियम के हिसाब से इन्होंने कहा था फादर का ऐसे होता है, मदर का है, तो सब अलग अलग हो गया, 50-50% सब चला गया ना, अलग अलग हो गया। क्रोमोसोम अलग हुआ तो फ्रीक्वेंसी बराबर होगा होने का, प्रोबेबिलिटी दोनों का, है ना, होगा। जी टू एलील्स जी ऑफ अ पेयर आर जी डिफरेंट, दैट इज वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव, है ना, क्लियर है। जी चलिए जी जी तीसरा लॉ है, तीसरा लॉ उन्होंने किया था डायहाइब्रिड क्रॉस से। क्या किया था, पहला दोनों लॉ उन्होंने किया था दोनों हाइब्रिड क्रॉस से, लेकिन दूसरा तीसरा लॉ जो है उन्होंने किस किस से किया था, डायहाइब्रिड, डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड से। इसमें क्या, उसमें बोले दो एलील का पेयर, है ना, तो एक ही कैरेक्टर लिए जी थे, दो एलील्स हुआ था। अब यहाँ पर दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं हम लोग, क्या लेके चलेंगे, डायहाइब्रिड में दो कैरेक्टर लेके तो चल रहे थे ना। जी जी तो यहाँ दो कैरेक्टर लेके चले, तो दो कैरेक्टर लेके जब चल रहे हैं ना, तो हम बोलते हैं कि देखो हर कैरेक्टर अलग अलग हो जा रहा है। हमने जब लिया था येलो ग्रीन तो खाली येलो मिला था ना, लेकिन बाद में जी F2 में हमें सब तरह का मिला, येलो राउंड, ग्रीन राउंड, येलो रेस्ट कंस्ट्रिक्टेड, ग्रीन कंस्ट्रिक्टेड। F2 जनरेशन में सब फिर अलग हो गया था कि नहीं, है। जी तो सारा कैरेक्टर, ये जी हम नहीं बोल सकते कि येलो जो है, येलो सीड कलर ब्राउन सीड शेप से जुड़ा हुआ है, ये दोनों भी अलग अलग हो रहा है ना। जी येलो कलर और ग्रीन, येलो कलर और क्या बोलते हैं, और शेप, सीड कलर एंड सीड शेप, दोनों एक साथ नहीं, ये दोनों भी अलग अलग होते हैं ना। जी अगर मान लीजिए जुड़ा रहता, येलो ग्रीन के, येलो और राउंड सीड जुड़ा रहता तो दोनों एक हमेशा एक के साथ मिलता, येलो राउंड हमको हमेशा एक साथ मिलता, है ना। हमको येलो जी कंस्ट्रिक्टेड कभी नहीं मिलता, लेकिन बोले ये दोनों भी अलग हो रहा है, ठीक है। दो जीन भी अलग हो रहे हैं, दो एलील्स तो अलग हो ही हो रहे हैं, जिसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल रहे हैं। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है, दो जीन भी अलग हो रहे हैं, दो कैरेक्टर भी अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, है ना। मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, जी जी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से
इंडिपेंडेंट जा रहा है, असोर्ट हो रहा है दूसरे इंडिपेंडेंट। जनरेशन में, हो रहा है ना। इसी को बोलते हैं जी। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब दो कैरेक्टर्स अलग अलग इंडिपेंडेंट अलग अलग असॉर्ट हो रहे हैं अगले जनरेशन में, तो उनको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसी को थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। क्या बोलता है? सेपरेट कपल्स विथ alleles आर ट्रांसफर्ड, सेपरेट कपल्स विथ alleles, है ना, आर ट्रांसफर्ड सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्या बोल दिए? टू डिफरेंट जी, है ना, कैरेक्टर्स, एलील्स, सब एलील अलग अलग हो रहा है ना, और सबका कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको, मिल रहा है ना। तो एज a result जी। gene inheritance does not influence gene inheritance somewhere else at one position in the genome। एक जीन का अगर एक जगह पर पोजीशन में है, तो दूसरे पोजीशन वाले जीन को वो क्या करते हैं, कोई हैम्पर, कोई नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। क्लियर है? मतलब अगर जी। फ्लावर कलर का पोजीशन है, फ्लावर कलर का पोजीशन पे जो जीन है, और फ्लावर सॉरी फ्लावर कलर सीड कलर का पोजीशन का सीड कलर का पोजीशन और सीड शेप का, दोनों इंडिपेंडेंट है। दोनों का रिसेसिव एक दूसरे के साथ जा सकता है, दोनों का डोमिनेट एक साथ जा सकता है, दोनों का डोमिनेट दोनों के रिसेसिव में किसी के साथ जा सकता है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो कब कंपोजिशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? जब सब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं ना। जी। देखा? जी। समझ में आया? तो यही है जी। लॉ ऑफ डोमिनेंस की, या इसी को बोलते हैं द लॉ डिस्क्राइब दैट एलील्स ऑफ वेरियस जीन्स, एलील्स ऑफ अलग अलग दो तरह के जीन्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग गैमेट डेवलपमेंट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। दो तरह के जीन के एलील्स भी इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं, है ना। वहां था से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में था कि एक ही जीन के दो एलील अलग अलग हो रहे हैं, है ना। और यहाँ बोल रहा है कि अलग अलग जीन के अलग अलग एलील्स भी अलग अलग हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं ना। जी। जी। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहा है। क्लियर है? जी। जी। हाँ, क्लियर है जी बेटा? क्लियर है। ये समझ गए इस चीज को भी? है? नहीं समझे? अलिका, समझी बेटा? जी आ गया समझ। आ गया। तो हम लोग आगे जी चलते हैं। बस सेकंड लो नहीं अच्छे से आया। हाँ, सेकंड लो। सेकंड लॉ नहीं आया समझ में? नहीं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या जी। बोलता है? देखिए आपको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोल रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लिया गया, ये एक एलील है ना, उसी का ये दूसरा जी। एलील है ना। हाँ, जी। ये पेरेंट में हाँ। गया, और ये पेरेंट दोनों एक होमोजाइगस रिसेसिव है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट, दोनों के गैमिट्स एक जैसे बने, है ना। गैमिट्स में दोनों के एक एक एलील्स आए, एक एलील इसका है, एक एलील ऐसा आया, नया वाला बना हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, है ना। हेट्रोजाइगस जी। कंडीशन में बना ना। तो दोनों तरह के एलील्स जी। है दोनों तरह के एलील्स। हाँ। लेकिन ये दोनों बोलता है कि अगले जनरेशन में जाएगा तो ये दोनों अलग होके जाएगा, कैपिटल टी भी अलग होगा, स्मॉल टी भी अलग होगा। समझे? मतलब दो एलियंस जी। जो हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, अगले जनरेशन में जाने के लिए वो अलग होंगे, सेग्रीगेट होंगे, अलग एलियंस। जी। एक ही कैरेक्टर को लेके चला है हमने, एक कैरेक्टर का दो एलियंस अगले जनरेशन में जाने के लिए अलग हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है। नहीं समझ में जी। आया? हाँ आ गया। नहीं, देखो ये टी जो है, हाँ आ गया। ये टी से अलग हो रहा है, तभी ये कैपिटल टी भी मिल रहा है, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी भी मिल रहा है ना। जी। जी। नहीं समझ में आया अभी भी? तो लॉ आ ऑफ गया। सेग्रीगेशन बोलता है एक कैरेक्टर के दो एलियंस अगले जनरेशन में जाने के लिए सेग्रीगेट हो जाते हैं। वही को इंग्लिश में लिख देंगे तो ऐसे हो जाता है। ठीक है, जी। ये आपको मियोसिस में अलग होगा। उसी तरह आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है हाँ। तो ये तीनों जी। लॉ हो गए मेंडल के, हो गए ना। जी। हाँ, जी। मेंडल ने एक तरह का और एक्सपेरिमेंट किया था कुछ कंफर्म करने के लिए, लेकिन उनके लिए लॉ नहीं दिया था। उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। हाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, टेट्राहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड सब होता है, एक बैक क्रॉस होता है। बैक क्रॉस करते हैं हम किसी भी इसका जानने के लिए कि उसका जीनोटाइपिक कंपोजिशन क्या है, जीनो, है ना। मतलब आपको होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है,
उसको जानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बैक क्रॉस कराते हैं। बैक क्रॉस क्या कराते हैं, किसी भी पेरेंट से पेरेंट तो हमेशा होमोजाइगस होता है ना। तो किसी जी। भी होमोजाइगस पेरेंट से क्रॉस करा के जो हम स्टडी करेंगे उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे? बैक। मेंडल देन बैक क्रॉस। कॉज्ड प्योर प्लांट तो कुछ भी होता है, प्योर का मतलब हो गया होमोजाइगस, या तो रिसेसिव होगा या डोमिनेंट होगा, और एक अननोन प्लांट को। तो जब प्योर प्लांट और अननोन प्लांट को हम लोग क्रॉस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बैक। बैक क्रॉस। और बैक। बैक क्रॉस में भी एक स्पेसिफिक क्रॉस होता है तो इसको हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट। टेस्ट क्रॉस में ये प्योर प्लांट जो होगा ना, रिसेसिव प्लांट लेंगे, प्योर प्योर रिसेसिव प्लांट। उसको अगर हम रिसेसिव प्लांट को अननोन से क्रॉस कराएंगे तो उस तरह के बैक क्रॉस को हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। ठीक है। टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस इन विच अ प्योर रिसेसिव प्लांट इज क्रॉस्ड विद एन अननोन प्लांट, है ना। अननोन प्लांट उसका जी। कंपोजिशन जानने के लिए। ठीक है। वो होमोजाइगस जी। डोमिनेंट से हम अगर करें तो हाइब्रिड ये बैक क्रॉस है ना। ये भी बैक क्रॉस है, लेकिन इस बैक क्रॉस को स्पेसिफिकली हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट। टेस्ट क्रॉस किसको बोलेंगे? तो टेस्ट क्रॉस एक तरह का बैक क्रॉस है। ये दोनों टाइप के बैक क्रॉस हो सकते हैं ना। तो एक स्पेसिफिक जी। बैक जी। क्रॉस जिसमें हम एक पेरेंट को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट को लेके हाइब्रिड या अननोन से क्रॉस कराते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। टेस्ट क्रॉस ही बैक ही क्रॉस है, क्योंकि पेरेंट से क्रॉस करा रहे हैं। जब किसी भी पेरेंट से करा दो तो वो बैक क्रॉस है, और जब स्पेसिफिकली रिसेसिव पेरेंट से करा रहे हैं तो टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस है। ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस में क्या हो जी। गया, a mating between an individual of unknown genotype and a homozygous recessive individual, है ना। जी। है कि नहीं? होमोजाइगस रिसेसिव ही तो आपको रिसेसिव पेरेंट था। अब देखो इस तरह का, मान लो हमें एक प्लांट है जिसमें आपको ब्लैक और सी, एक सी नहीं मालूम है, ये होमोजाइगस भी हो सकता है हेट्रोजाइगस भी, ये मालूम था मान लो है। ठीक है। लेकिन ये नहीं मालूम हमें ये किस कंडीशन में है ये प्लांट का। ठीक है। हेलो। तो इसको हम इनके रिसेसिव पेरेंट से बैक क्रॉस करा दिए, रिसेसिव पेरेंट को बैक क्रॉस करा दिए तो ये टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। तो अब इसमें जो है हम ब्राउन आइज के लिए कैपिटल बी है तो कैपिटल बी इसमें कहीं पर नहीं है। कैपिटल बी स्मॉल बी बी, ब्राउन आई डोमिनेट है तो ब्राउन आई ही मिलेगा। ब्लू आइज मिलेगा आपको स्मॉल बी में, मान लीजिए। कैपिटल सी कर्ली हेयर्स है, कैपिटल सी स्मॉल सी कर्ली हेयर्स होगा, और स्मॉल सी स्ट्रेट हेयर होगा। तो हमें पता नहीं इसका जीनोटाइप क्या है। तो अब हम इसको क्रॉस कराएंगे प्रोबेबिलिटी देख करके, तब क्या हमारा रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट को देख के हम बता देंगे कि क्या था जीन उसमें। जैसे देखो, अभी हमें पता नहीं है